अहमदनगर से इंदौर आ रही रॉयल ट्रेवल्स की तेज रफ्तार बस धामनोद के निकट खड़े ट्रक में जा भिड़ी, जिसमें से एक यात्री की मौत हो गई जबकि 40 यात्री घायल हो गए। यात्रियों का आरोप है कि बस ड्राइवर शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। सभी घायल यात्रियों का उपचार MY अस्पताल में चल रहा है। बस और ट्रक की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और 40 यात्री घायल हो गए। बस रॉयल ट्रेवल्स की थी और अहमदनगर से इंदौर आ रही थी। दुर्घटना धामनोद के निकट तब घटी जब तेज रफ्तार से आ रही बस खड़े ट्रक में जा घुसी। यात्रियों का आरोप है कि बस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। सभी घायल यात्रियों को एम्बुलेंस से इंदौर लाया गया। एक्सीडेंट हो गया, खड़े ट्रक में बस वाले ने ठोक दी गाड़ी। ये धामनोद के पहले अहमदनगर से पवन ट्रेवल्स की पूना से इंदौर आ रहे थे। खड़े ट्रक में उसने वो दारू पी के कम 30-40 लोग बस में सवार थे। कम से कम सभी तरह से पूरी बस ही घायल हो गई है। सबको छोटी बड़ी सबको सभी को चोटें लगी। अभी मेरे को सुनाई मिला है कि एक की हो गई है। हाँ, हाँ इंदौर आ रहे थे। आप सभी घायल हैं? हाँ हम सभी घायल हैं। किसी का हाथ घायल, इनको कम से कम 15-20 टाके आ गए हैं। सुनील काले। शहर में 2 दिन तक नर्मदा का पानी नहीं आएगा, जिसके कारण शहर वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। मंडलेश्वर स्थित नर्मदा नदी पर बने जलूद की बिजली के मेंटेनेंस और लाइन के अन्य रखरखाव के कारण इंदौर नगर निगम के द्वारा शटडाउन किया जा रहा है। 5 और 6 दिसंबर को शटडाउन के कारण शहर में जल प्रदाय ठप रहेगा। शटडाउन के चलते नर्मदा के दूसरे व तीसरे चरण का 180 MLD पानी नहीं मिल पाएगा। शटडाउन 5 दिसंबर की सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर देर रात तक चलेगा। इस कारण 5 और 6 दिसंबर को इंदौर में नर्मदा का पानी नहीं मिल पाएगा। शहर वासियों को यशवंत सागर और बिलावली तालाब के साथ ही नलकूप के पानी से अपना काम चलाना पड़ेगा। तो उसका हम जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का शटडाउन लेंगे, जिससे वाटर सप्लाई हमारी कल नहीं होगी। और उसका कारण है कि हमको दोनों फेजों में बड़े मेंटेनेंस करने हैं जो बहुत आवश्यक है। और फिर 6 तारीख की सुबह से हमारे पंप चालू होंगे या 5 तारीख की देर रात से। तो कल जलापूर्ति जैसा शेड्यूल है नगर में रहेगी, लेकिन 6 तारीख को नगर में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी और 7 तारीख को आंशिक रूप से प्रभावित होगी। इसको हमने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से सभी जगह दिया है। नागरिकों से भी हमारी यही अपील है कि कृपया इन 2 दिनों में जल का कम से कम उपयोग करें और अपना संग्रहण करें जो भी आपके पास है, क्योंकि इन 2 दिनों तकलीफ रहेगी। द्वितीय दोनों चरण के पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। 5 तारीख को पूरा ही शटडाउन होगा, 100% शटडाउन रहेगा, क्योंकि हम बिजली का कनेक्शन ही एक मेंटेनेंस हमें बिजली के कनेक्शन का लेना है, उसका भी करना है। और दूसरे हमें कांग्रेस को इस चुनाव में 110 से 120 सीटें मिलेंगी, ये दावा किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने। मंगलवार शाम इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की जीत के साथ ही मोदी द्वारा धारा 370 पर बहस की मांग के सवाल पर भी जवाब दिया। इंदौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस 110 से 120 सीट लाएगी, वहीं भाजपा 90 से पार नहीं हो पाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मामले में कहा कि बहस की जरूरत RSS और भाजपा में है, देश स्वतंत्र है। सामान्य तौर पर आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को जब तक नतीजे ना आ जाएं तब तो मीटिंग नहीं बुलाना चाहिए। ये जो कर रहे हैं परंपरा के विपरीत काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, मतलब कितनी सीटें मान रहे कांग्रेस? अंदाजा तो लगाया है मैंने। बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट में भी 110 से 120 के बीच में आना चाहिए। बीजेपी 90 क्रॉस नहीं करेगी। 110-120 की स्थिति में क्या कांग्रेस बदल लेगी? आसानी से। नरेंद्र मोदी धारा 370 का बोल रहे हैं कि कश्मीर से हटा देंगे, लगता है आपको किस तरह से? क्या बहस की जरूरत है इस पर दोबारा? ऐसा है, बहस की जरूरत भाजपा में और संघ में, परिवार में है। और देश तो स्वतंत्र है, जो चर्चा करना है कराएं, इसमें क्या आपत्ति है। तरुण तेजपाल जी के मामले पर किस तरह से? राष्ट्रीय महासचिव ने गुजरात में फोन टैपिंग मामले में मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा कि दोषी खुद तय करते हैं कि जांच किससे कराई जाए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मोदी की प्रसिद्धि एक जैसी बताई। उन्होंने तरुण तेजपाल के मामले में कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। तरुण तेजपाल जी का जो
जो पुलिस की कार्रवाई है उसका कानून अपना कार्रवाई करेगा। नरेंद्र मोदी की जांच कराने वाला मामला अभी शिंदे जी ने कहा कि हम जासूसी की जांच कराएंगे, क्या लगता है आपको इस तरह से ये? ऐसा नहीं है, किसी भी फोन टैपिंग अगर होना है तो उसकी निर्धारित प्रक्रिया है, उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद गृह मंत्री भी हैं, अमित शाह उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और सीनियर सुप्रीम पुलिस सिंगल साहब के साथ उनकी जो चर्चा है वो सब रिकॉर्ड में आ गया है। हम तो केवल इतना जानना चाहते हैं कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो प्रावधान है उसका पालन किया गया कि नहीं किया गया। अगर किया है तो किसने नहीं किया, उसका उल्लंघन हुआ है तो उसका जुर्म बनता है। तो इस बात को लेकर बात चाहिए और मोदी जी ने तो खुद ये इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है। इसका मतलब यह है कि मोदी तय करेगा कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन जज होगा। और ये प्रवृत्ति जो है अरविंद केजरीवाल में भी है और मोदी जी में भी है। जो एनआई है उसने एक बार फिर रुख लिया, एनआई ने इंदौर का। मैं 2007 से कह रहा हूं कि सुनील जोशी की हत्या संघ के लोगों ने की है। जो मैंने कही थी एक एक बात सही निकली है। जनप्रतिनिधि को सुरक्षा सरकार और पुलिस देती है, लेकिन क्या किसी विधायक स्तर के जनप्रतिनिधि को चाकूबाजों को अपनी सुरक्षा के लिए रखना पड़ता है? इंदौर में तो ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला जनता को। दरअसल यहां के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथों चाकू के साथ धर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही चाकूबाज ने बीच सड़क पर कहा कि उसे ना पकड़े, वो विधायक सुदर्शन गुप्ता का आदमी है और उनकी सुरक्षा के लिए काम करता है। गौर से देखिए इस युवक को। पुलिस ने इसे इंदौर में चाकू के साथ रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन पकड़ने पर इसने टीआई से बात करने की बात तो कह दी, लेकिन बड़ी बात तो ये थी कि इसने खुद को सरेआम विधायक सुदर्शन गुप्ता का आदमी बताया। ये मामला बुधवार दोपहर को तब सामने आया जब इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में सब्जी व्यापारी चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारी सड़क पर ठेले लगाने पर निगम की कार्रवाई से नाराज थे, जिन्हें समझाने क्षेत्रीय पार्षद सुदर्शन गुप्ता भी पहुंचे। विधायक ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। इस दौरान वहां मौजूद 2 पुलिस कर्मियों को इस युवक पर शक हुआ। उन्होंने चेकिंग की तो उसके पास एक बड़ा चाकू भी मिला, लेकिन युवक ने फौरन शेही भगाना शुरू कर दिया। उसने साफ तौर पर विधायक सुदर्शन गुप्ता का नाम ले डाला, यहां तक कहा कि मैं उनका आदमी हूं और उनकी सुरक्षा के लिए काम करता हूं। चाकू के साथ धराए युवक ने पूर्व सांसद फूलचंद वर्मा का नाम भी लिया। पकड़ाए आरोपी ने खुद का नाम संतोष कौशल निवासी प्रेमनगर बताया है। मेरे को कोई भी मार सकता है। काहे के लिए मार सकता है? क्या नाम है तुम्हारा? संतोष कौशल। कहाँ रहते हो? 55 वृंदावन कॉलोनी। तो चाकू लेके क्यों घूम रहे थे? मेरी जान का खतरा। किससे? गुप्ता जी का भी आरोप लगा रहे तुम। गुप्ता किससे? गुप्ता जी का बोल रहे थे अभी तुम। क्या बोल रहे थे? तुम बोल रहे थे ना सुदर्शन गुप्ता का आदमी हूँ मैं। सुदर्शन गुप्ता क्या? सुदर्शन गुप्ता जी का ही आदमी हूँ मैं। तुम सुदर्शन गुप्ता क्या? हाँ, उन्हीं की रक्षा, उन्हीं की सुरक्षा के लिए रहता हूँ मैं उनके साथ। ये पूरा मोहल्ला जानता है मेरा। हालांकि विधायक से इस बारे में बात नहीं हो पाई, लेकिन युवक अपनी बात पर अडिग है। उसकी हरकतों और बातों से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये युवक चाकू लेकर विधायक के ठीक आगे आगे चलता पाया गया, जैसे कि आमतौर पर सुरक्षा में लगे कर्मचारी करते हैं। इससे अब कई बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। जिला अदालत में 2 वकीलों के बीच विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस संघर्ष में जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य विजय दुबे घायल हो गए। जिला अदालत में वकीलों के बीच हुए विवाद में विजय का आरोप है कि एक अन्य वकील लालजी गौर ने उन पर कैंटीन के पास पत्थर से हमला कर दिया। विजय का आरोप है कि बार एसोसिएशन से जुड़े नहीं होने के बावजूद कई वकील ऐसे हैं जो यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। विजय ने इसी बात पर आपत्ति ली थी। उनका दावा है कि इस वजह से ही उन पर हमला किया गया है। क्या है, जिला कोर्ट के अंदर बाहर यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, कोई मेंबरशिप नहीं ली यहाँ पर। और भी करते हैं, 2-4 दिन पहले दारू पी के फोन पे गाली बकते हैं। मैं बाहर का कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते उनसे बात करने गए। हम लोग चाय पी रहे थे, उसको बुलाया, वो चल के और बुलाया कि भैया क्या हो गया, तू गाली क्यों बक रही है?
कार्यकारिणी से तो तुम्हारी माँ चोद देंगे, बहन चोद देंगे, माँ का बहन का बुरड़ा, ऐसी गालियां बकी। तो हमने उसको जब पकड़ा तो छीना झपटी करके वह कैंटीन के नीचे। चोरी के झूठे आरोप से आहत एक युवती ने मंगलवार को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन पुलिस के लापरवाह रवैये के चलते उसके परिजनों ने उसकी शव यात्रा शुरू नहीं की। परिजन और मोहल्ले वाले अब उन जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिनके कारण युवती ने ये कदम उठाया। कई लोगों ने उसे रोते देखा, महिलाओं को उस पर दबाव बनाते देखा। लगा रही थी चोरी का झूठा आरोप। इससे आहत होकर घर का ताला लगाकर उसने लगा ली फांसी। सबसे पहले देखा भी उन्होंने ही जिनकी प्रताड़ना से उसने फांसी लगा ली। जी हां, मामला है इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के गुरु नानक कॉलोनी का, जहां मंगलवार को प्रियंका नामक युवती ने घर के गेट का बाहर का ताला लगाकर फांसी लगा ली। सर, जब हम जाने लग गए ड्यूटी के 11 बजे के करेक्ट 11:10 पे मैं घर से निकली तो मैंने ये देखा कि मुझे पैसे देने थे ब्लाउज की सिलाई के। तो एक पर्सन इनके घर से खड़ा था बाहर बाइक पे, मैं उसका नाम नहीं जानती। मैंने बोला भैया क्या हो गया? बोले कुछ नहीं बहन जी। जब मैंने उसको देखा वह ऐसी रो रही थी अंदर सीढ़ी पे बैठ के, और ये तीनों उसको टॉर्चर करे जा रहे थे। तीन रेखा वर्मा थी और एक रंजना थी और एक इनके अजय की मम्मी थी। बोले तुमने हाय ले ली, बता दे करके। बस मैंने इतना सुना और मैं मेरा आगे निकल गई पैसे देते हुए। और रेखा बोलने लगी कि मोहल्ले में इज्जत से रहना है तेरे को। तो वो बोले नहीं, मैंने हाय नहीं चुराई। खूब रोए जा रही थी, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। इतना मैंने देखा। इतना देखने के बाद में मेरा चली गई। आरटीओ में एजेंट हूँ मैं अपने काम पर। मतलब बाहर खड़े होकर बोल रही थी वो जो लोग थे उनसे, हाँ, धमकी, मतलब जो टॉर्चर कर रहे थे ना उनको, कि तुम मेरे को ज्यादा परेशान करोगे ना तो मैं बोले मर जाऊंगी बोले। और उसके बाद में कचरा फेंक के अंदर चली गई। लेकिन पूरे मामले में पुलिस के लापरवाह रवैये को देखते हुए पुलिस पर सुसाइड नोट गायब करने का आरोप लगाकर बेटी और बहन की मौत से आहत परिजनों ने उसकी शव यात्रा रोक दी और उन जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो उनके लड़के का कोई हाय घूंगा था सोने का, तो उन्होंने तीनों औरतों ने मेरी बहन का नाम ले, बोले तेरे सिवा किसी और नहीं लेगा ऐसा वैसा। तो मेरी बहन ने बोला था, बोले कि आंटी जी मैंने नहीं लेगा, बोले मर जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो रेखा बोलते बोले मर जा, बोले हमको कोई गम नहीं। तो क्या बोल रही थी? क्या ले लिया था इनने? सोने का हाय बच्चों का था ना, छोटा सा आता है। हाँ, वो चोरी हो गया था। हाँ, चोरी का आरोप लगाया था। वो बहुत पहले भी परेशान करते थे और अभी टाइम से परेशान कर रहे थे? बहुत पहले से, 3-4 साल पहले से परेशान कर रहे हैं। इनकी वजह से मेरी बहन की जान गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस का रहवासियों ने जमकर घेराव किया, लेकिन पुलिस द्वारा सुसाइड नोट तलाश कर उसके आधार पर जिम्मेदारों पर जांच करने का आश्वासन देने के बाद परिजन शव यात्रा ले जाने को तैयार हुए। ये प्रियंका नाम की लड़की ने सुसाइड किया था, उसके संबंध में सूचना भी ली थी। कल पोस्टमार्टम हो गया है। आज इन लोगों को ऐसी कुछ शंका है कि सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट की जांच कराई जाएगी। कहाँ है सुसाइड नोट क्लियर करेंगे और इन लोगों को समझा दिया है ये अंतिम संस्कार के लिए अपनी बच्ची की डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ये भी सवाल उठा दिया कि आखिर सुसाइड नोट गायब क्यों किया गया और इस घटना को उन्हीं लोगों ने सबसे पहले क्यों देखा जिनके चलते प्रियंका ने अपनी जान दी। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से जांच करती है और उसके जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे भेज पाती है या नहीं।